क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या गोल्जी काई। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। और ये जो है ऊर्जा, ये अपनी एनर्जी किस रूप में संचित करती है? तो ये जो अपनी एनर्जी जो है, ये एनर्जी को संचित करती है किस रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। फॉस्फेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 6.2, 8.1 या 5.5। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7.4। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है। बात करें तो थोड़ा क्षारीय होता है ना। क्षार कब होता है? जब पीएच वैल्यू पे कोई चीज 7 से ज्यादा होती है तो वो एल्कलाइन होती है, वो क्षारीय होती है। और 7 से जब कोई चीज कम होती है तो क्या होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। और जब कोई 7 पे हो तो क्या होती है? नेचुरल होती है। जैसे वाटर, वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। अब बात करते हैं जो है ये जो ब्लड है, ब्लड क्या है? ये जो रक्त है, मानव का रक्त, ये क्या है? ये है एक तरल संयोजी ऊतक जिसे कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके अगले पॉइंट। जैसे पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इस पीएच स्केल की खोज किसने की थी सबसे पहले? ये किया था सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच स्केल की खोज की थी। इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस? किस विटामिन के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन बी, सी, ए, डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, विटामिन ए। इसी के कमी के कारण क्या होता है? हमारे आंखों की रोशनी, ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से रात में कम दिखने की बीमारी यानी रतौंधी हो जाती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल, विटामिन ए का। अब बात करते हैं इसका सोर्स। विटामिन ए का सोर्स क्या हो सकता है? जैसे अगर विटामिन ए का सोर्स की बात करें, जैसे गाजर, कैरेट जो होता है इसका सोर्स होता है। और यह विटामिन मानव शरीर के लीवर में भंडारित होता है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि विटामिन ए कहाँ जाके स्टोर होता है? तो ये स्टोर होता है मानव शरीर का लीवर में। कहाँ स्टोर होता है? लीवर में स्टोर होता है। कौन? विटामिन ए, जिसे कहते हैं रेटिनॉल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ फंजी इज नोन एज डैश। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। क्या होगा? माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगी को कहा जाता है माइकोलॉजी कहा जाता है। और बात करें कवकों की कोशिका भित्ति की, तो ये किसकी बनी होती है? काइटिन की। फंगी की जो है कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है? इसकी जो सेल वाल बनी होती है, ये बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है। इसको भी याद रखिएगा, काइटिन की बनी होती है। और कवक जो है क्लोरोफिल रहित और परपोषी होते हैं, यानी हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो ये जो फंगी है, ये जो कवक है, ये किस नेचर के होते हैं? ये होता है हेट्रोट्रॉपिक। क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यही में। जैसे सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ये जो फाइकोलॉजी है,
ये क्या कहलाता है? एल्गी, यानी शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी किसको कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है फंगी के स्टडी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? विच टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स? पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा जाइलम। क्या हो सकता है? जाइलम होगा। जाइलम पौधे से जड़ों से पानी और खनिज की पत्तियां तक ऊपर ले जाने का काम करता है। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? ट्रिक रखेंगे जौ से जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल। जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। अब बात करते हैं, जाइलम एक मृत और जटिल असाई ऊतक है जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जाइलम क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, टिश्यू है। और पौधे की आयु की गणना जाइलम के जो एनुअल रिंग्स को गिनकर की जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि पौधे की जो है आयु की गणना किससे की जाती है? तो जाइलम के रिंग को गिनकर। एक मिनट, जाइलम के रिंग को गिनकर किया जाता है, एनुअल रिंग को गिनकर। इस रिंग को गिनकर काउंट किया जाता है पौधे की एज को। किसकी एज को? पौधे की एज को गिनकर काउंट किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो बाइल जूस बनाती है। लीवर कौन सा जूस बनाती है? ये बाइल जूस बनाती है। कौन सा जूस बनाती है? बाइल जूस बनाती है। इसको भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं, जो लीवर, इसमें रीजनरेशन की क्षमता सबसे अधिक होती है। लीवर में क्या होती है? रीजनरेशन जो होता है, रीजनरेशन की क्षमता ये सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? हाईएस्ट होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। क्या काम करता है? जो है लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। किसमें? अमोनिया को बदलता है किसमें? अमोनिया को चेंज करता है किसमें? अमोनिया को चेंज कर देता है यूरिया में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? इंसुलिन की कमी के कम स्राव के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा मधुमेह, डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो सकता है। जो है जब पैनक्रियाज अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इसी स्थिति में मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है। अब बात करते हैं अग्नाशय, जिसे कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पैनक्रियाज क्या है? पैनक्रियाज क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। किसका? मानव शरीर का, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और इससे क्या निकलता है? इसी से, जो पैनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कि कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन जो है इसी से निकलता है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से निकलती है। और इसके कमी के कारण क्या हो सकता है? इसकी कमी के कारण डायबिटीज यानी मधुमेह हो सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो लेवल है बढ़ जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर यानी सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को? ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? क्या होगा इसका आंसर? ये होगा ओ नेगेटिव। क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव हो जाएगा। ये जो है ओ नेगेटिव ग्रुप के जो ब्लड होते हैं, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप के व्यक्तियों को भी किसी
किसी रिएक्शन के से चढ़ाया जा सकता है। अब ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? क्या होगा इसका आंसर? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने। अब बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप को सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी इसे एक्सेप्टर कहा जाता है। किसको? ब्लड ग्रुप ए को। ये जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ए ब्लड ग्रुप है, ये क्या करता है? ये सबसे ले सकता है ब्लड, किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। किसको? ब्लड ग्रुप ए को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक क्लियर होगा, आपको हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या होने वाला है? क्वेश्चन है नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, एक मिनट, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा? मानव वृक्क यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन जो है ये मानव वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम है। अब बात करते हैं, नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी छानने वाली इकाई होती है जो रक्त से कचरा अलग करती है, और एक किडनी में करीब 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो एक किडनी में कितने होते हैं? एक किडनी में लगभग कितने? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन, सॉरी यहाँ पे न्यूरॉन पे टिक लग गया था, नेफ्रॉन होगा। क्या होगा इसका आंसर? नेफ्रॉन होना था, है ना। कितने होते हैं? 10 लाख लगभग नेफ्रॉन होते हैं। एक मिनट, कितने होते हैं? 10 लाख के करीब नेफ्रॉन होते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं, बोमेन कैप्सूल ने नेफ्रॉन का एक मुख्य भाग है। बोमेन कैप्सूल किसका भाग है? ये नेफ्रॉन का एक मुख्य भाग है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किडनी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ किडनी क्या कहा जाता है? किडनी के स्टडी को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? इसके स्टडी को कहा जाएगा नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाएगा? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है किडनी के स्टडी को। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ह्यूमन ब्लड। कौन सा वर्णक मानव रक्त को लाल रंग देता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, मेलानिन, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्या होगा? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? मानव का रक्त जो होता है लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। ये क्या है? आयरन युक्त एक प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है, और इसी के कारण रक्त लाल रंग का दिखता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक और ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांध सकता है। कितना? ऑक्सीजन के 4 अणु को, ऑक्सीजन के 4 अणु को ये बांध सकता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है। आयरन युक्त क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है इसमें। इसी के कारण क्या होता है? रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। और इसका काम क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? फेफड़ा से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, है ना, बॉडी में फ्लो करना, इसका काम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? विच इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लेमार्क या अरस्तु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करते हैं क्यों कहा जाता है इसको, ग्रेगर मेंडल को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक।
इसका कारण यह है कि ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के बुनियादी नियम दिए थे, इसीलिए इन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। ठीक है, मटर के पौधे पर किए थे। अब बात करते हैं मेंडल ने जो उदान मटर का चुनाव किया था, यानी पाइसम सैटिवम मटर का चुनाव किया था। ये जो मटर था इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सैटिवम। ठीक है, इस मटर का चुनाव किया था। इन्होंने वंशागणित के 3 मुख्य नियम दिए। कितने नियम दिए थे? 3 मुख्य नियम दिए थे। चलते हैं, ये 3 लॉ दिए थे आनुवंशिकता के। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन है जेरोपैथेलिमा इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? जेरोपैथेलिमा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? जेरोपैथेलिमा होता है। अब विटामिन ए की भारी कमी जब हो जाती है तो आंखों का जो है कॉर्निया बिल्कुल सूख जाता है। क्या होता है? कॉर्निया जो है वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। कॉर्निया क्या होता है? श्रिंक कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है? और धुंधला हो जाता है। इसी बीमारी को जेरोपैथेलिमा कहते हैं। तो जब आंख की जो कॉर्निया है वो सूख जाए, श्रिंक कर जाए और सूख जाए, ड्राई हो जाए, क्या हो जाए? ड्राई हो जाए, तो इसी बीमारी को क्या कहते हैं? जेरोपैथेलिमा कहते हैं। कॉर्निया जो मानव आंख का वह भाग है जहां नेत्रदान के समय दान किया जाता है। तो कॉर्निया की अगर बात करें, किसकी? कॉर्निया की। तो कॉर्निया मानव की जो आंख है उसका ये पार्ट है, यही पार्ट क्या किया जाता है? डोनेट किया जाता है। इसी पार्ट को दान किया जाता है। और कॉर्निया में रक्त वही क्या है? जैसे ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा जो कि कॉर्निया में जो है ब्लड वेसल्स जो है नहीं पाई जाती है। किस में? कॉर्निया में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 13। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ ए सेल? निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए, किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली? ये क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको आत्मघाती थैली के नाम से? क्योंकि लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के खराब होने पर यह खुद को फाड़कर पूरी तरह नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी डूचे ने, या डी डूबे कह सकते हैं, डी डूबे ने की थी इसकी खोज। बात करते हैं, इसमें लगभग 24 प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में। कितने? 24 टाइप के। 24 टाइप के क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 14। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन ऑल्सो नोन एज फाइटर और फ्लाइट हार्मोन। आपातकालीन स्थितियों में कौन सा हार्मोन निकलता है जिसे लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन होने वाला है प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनालिन, इंसुलिन या थायराइड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एड्रेनालिन। क्या हो जाएगा? एड्रेनालाइन। एड्रेनालिन को क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्या कहा जाता है? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्यों कहा जाता है? कि ये हार्मोन अचानक डर या गुस्सा या तनाव के समय आंतरिक ग्रंथि से तेजी से निकलता है या शरीर के तुरंत लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। इसको 3F के नाम से जाना जाता है। क्या? 3F। वो 3F क्या होगा? पहला F जो है फाइट। पहला F क्या है? फाइट। दूसरा F है फ्राइट। दूसरा F क्या है? फ्राइट। और तीसरा F क्या है? फ्लाइट।
इसको 3 नामों से जाना जाता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। यह ग्रंथि किडनी के ठीक ऊपर टोपी की तरह होती है। किसकी तरह होती है? इसका जो शेप है, इसका जो हेड्रेनलिन का जो शेप है, ये कैसा होता है? कैप के साइज का होता है। शेप कैसा होता है? कैप के जैसा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज? बीसीजी टीके का उपयोग किस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा टीबी। क्या होगा? टीबी से बचने के लिए किया जाता है। बीसीजी का टीका मुख्य रूप से नवजात शिशुओं को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक फेफड़ों की बीमारी से बचाने के लिए किया जाता है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म क्या होने वाला है? बैक्लस क्लेमेट ग्वेरिन। क्या होगा? मैं लिख देता हूं यहां पे, बैसिलस कैलमेटे और ग्वेरिन, ये होता है बीसीजी का फुल फॉर्म। टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। कौन से? टीबी किस बैक्टीरिया से होता है? ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? टीबी की बीमारी जो है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है? प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोजिट ऑफ? पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज से। किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। ये होती है एक कार्बोहाइड्रेट होती है। इसको कहते हैं जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? सेलुलोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, इससे बनी होती है। यह पौधे को मजबूती और निश्चित आकार देती है। जंतु कोशिका किसकी बनी होती है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही नहीं। एनिमल में क्या नहीं होता है? सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल में क्या होता है? सेल वॉल जो है नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अब बात करें सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या है? विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी? कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों में ले जाती हैं? ऑप्शन है वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज या लिम्फेटिक। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आर्टरीज, जिसे कहते हैं धमनियां। धमनियां जो है शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल से लेकर शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचाता है। वैसे ये ओरिजिनल हार्ट नहीं है, लेकिन इमेजिन करने के लिए देख सकते हैं कि यहाँ से क्या करता है, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को होता है ये पूरे बॉडी के पार्ट में फैलाता है। कौन? तो ये काम करता है कौन? आर्टरीज का काम करता है। अब बात करते हैं फुफ्फुस धमनी, जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिससे अशुद्ध रक्त बहता है। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या होता है? ये शुद्ध रक्त को नहीं ले जाता है, ये क्या ले जाता है? अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ये एक्सेप्शनल में है। धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली होती हैं और इनमें कपाट नहीं होता है, यानी वेवल्स नहीं होते इसमें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है? बेरी इज काउज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? बेरी रोग है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विटामिन B1, जिसे कहते हैं थायमीन। क्या कहते हैं? थाइमाइन भी कहते हैं या थायमीन भी कह सकते हैं। विटामिन B1 की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी और थकान होने लगता है, जिसे बेरी रोग कहा जाता है। और यह अक्सर
पॉलिश चावल खाने से होता है। किस चावल खाने से? पॉलिश चावल खाने से होता है। पॉलिश्ड राइट खाने से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी विटामिन होती है। अब बात करते हैं, चावल को अत्यधिक धोने या पॉलिश करने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है और यह पानी में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में आता है। कौन? विटामिन B1। तो ये विटामिन B1 वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल है ये, यानी पानी में ये घुल जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल मेंटेनिंग पोस्चर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन, संतुलन और समय व्यवस्था को नियंत्रित करता है? क्या होगा इसका आंसर? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। ये हमारे दिमाग के पीछे का हिस्सा होता है। किसका होता है? बैक पार्ट होता है ये हमारे ब्रेन का। कौन? सेरिबेलम होता है। जब हम चलते दौड़ते या साइकिल चलाते हैं तो वह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। तो बैलेंस बनाने का काम किसका है? सेरिबेलम का। किसका काम है? सेरिबेलम का काम है हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट। यह जो होता है यह पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये किसका बड़ा भाग है? सेकेंड लार्जेस्ट जो भाग है, सेकेंड लार्जेस्ट ये पार्ट है किसका? हिंड ब्रेन का। किसका भाग है? हिंड ब्रेन का भाग है ये। ठीक है, जिसे हिंड ब्रेन को क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क भी कहते हैं। अत्यधिक शराब पीने से मस्तिष्क का यही भाग सबसे पहले प्रभावित होता है। इसको भी याद रखिएगा। ज़्यादा शराब पीने से क्या होता है? यह भाग जो है सेरिबेलम, ये क्या होता है? प्रभावित हो जाता है और शरीर जो है बैलेंस नहीं बना पाता है। तो क्या हो जाएगा? अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? अनुमस्तिष्क जो है सेरिबेलम प्रभावित होता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है विच ग्लैंड इज कॉमनली नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? किस ग्रंथि को आमतौर पर मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है थायराइड, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क या थाइमस। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्या होता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के आधार में होती है। कहाँ होती है? ब्रेन के बेस में होता है ये, ब्रेन के बेस में होता है ये। कौन? ब्रेन के बेस में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, लेकिन इसे हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको भी याद रखिएगा। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि लगभग मटर के दाने जैसी होती है। कितनी होती है? मटर के दाने जैसी होती है मास्टर ग्रंथि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या होने वाला है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड? उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन को, टिश्यू के जो स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग जो किया था मायर ने किया था। किसने किया था? मायर ने किया था। बात करते हैं जंतु उत्तक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं जंतु उत्तक। ये भी याद रखिएगा। इसे कहते हैं उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका उत्तक भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन क्या है? पेनिसिलिन द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर बाय हुम? पेनिसिलिन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एंटीबायोटिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि किसने इसे खोजा है, किसने इसे डिस्कवर किया है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने खोजा था?
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। किसको? पेनिसिलिन को खोजा था। और ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था। इसकी खोज कब की थी इसने? ये किया था 1928 में किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब बात करते हैं पेनिसिलिन कवक। पेनिसिलिन की जो फंजी से है, ये पेनिसिलिन को फंजी से प्राप्त किया जाता है, बैक्टीरिया से नहीं। तो पेनिसिलिन की जो खोज ये किससे पाया जाता है? फंजी से प्राप्त किया जाता है। फंजी से बनाया जाता है क्या? पेनिसिलिन, ये जो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया से नहीं। ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 23। क्वेश्चन क्या है? विच एसिड इज नेचुरली प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्टोमच टू हेल्प इन डाइजेशन? पाचन में सहायता के लिए मानव आमाशय में प्राकृतिक रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मौजूद होता है। अमाशय की ऑक्सीटैनिक सेल्स इस अम्ल का स्राव करती हैं। कौन सी सेल? ऑक्सेंटिक सेल कहते हैं इसको। ऑक्सेंटिक सेल इसको कंट्रोल करती है। किसको? जो अमाशय की जो है ये क्लोरोहाइड्रेट अम्ल की। अब बात करें, यह निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। किस में बदलता है? पेप्सिन में बदलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कालाजार डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। कालाजार जो है रोग किसके काटने से फैलता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सैंड फ्लाई। क्या होगा? सैंड फ्लाई, बालू वाली जो मक्खी है उसको काटने से क्या होती है? कालाजार जो बीमारी होती है। इस बीमारी का मुख्य कारक क्या है? लिस्मेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ। कौन सा है? लेशमानिया। एक मिनट, कालाजार कौन सा प्रोटोजोआ है? लेशमानिया। लेशमानिया डोनावानी। क्या होने वाला है? डोनावानी प्रोटोजोआ। इसी के कारण क्या होता है? कालाजार होता है। यह रोग मुख्य रूप से हमारे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो और प्लीहा को प्रभावित करता है। तो ये है किसको प्रभावित करता है? हमारे बोन मैरो को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है बोन मैरो को। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 25। क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपिंग ऑफ फ्रूट्स? फल को पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन या साइटोकैनिन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन जो होता है ये मुख्य रूप से फल पकाने के लिए जो है ये हार्मोन जिम्मेदार होता है। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये कैसा? गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये मात्र अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। इसका नाम क्या है? एसिटिलीन गैस का जो नाम है, एक मिनट, कृत्रिम तरीके से अगर बात करें तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन यहाँ पूछा है फल पकाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है, तो यहाँ पे आंसर होगा एथिलीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ए ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 4। क्या होगा? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब बात करते हैं मछलिया के हृदय में कितने? तो मछलिया के हृदय में, ये जो फिश में, ये 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अब बात करते हैं मेढक में जो है फ्रॉग में, ये 3 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। और बात करते हैं 4 की, बात करते हो मगरमच्छ ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 होते हैं। तो 4 ह्यूमन में भी होता है और 4 मगरमच्छ में भी होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है स्कर्वी डिजीज इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन?
स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण क्या होता है? विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। आंवला, नींबू और संतरा इसके सबसे जो है समृद्ध स्रोत है, यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है हॉट होने पर क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय हो जाता है ये कौन? विटामिन सी। इसका स्रोत कौन है? आंवला, नींबू और संतरा, ऑरेंज, लेमन एंड जितने भी खट्टे फल है, सिट्रिक फल है, वो सारे होते हैं किसके? विटामिन सी के स्रोत होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 28। क्वेश्चन क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर मेजरली एब्जॉर्बेड? मानव पाचन तंत्र के किस भाग में जल का मुख्य रूप से अवशोषण होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? इसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में होती है। कहाँ होती है? बड़ी आंत में जो होती है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में किस प्रकार की जो है मुख्य भोजन पाचन पाई जाती है? डाइजेशन नहीं पाई जाती है। बड़ी आंत में किसी प्रकार का जो है मेन डाइजेशन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसे कहते हैं सीकम, कोलन और रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 मुख्य पार्ट, जैसे पहला क्या है? पहला करते हैं सीकम। पहला क्या हो गया? सीकम हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया? दूसरा पार्ट हो गया कोलोन। और तीसरा पार्ट क्या हो गया? रेक्टम। क्या होगा? रेक्टम हो गया तीसरा पार्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इम्यूनिटी डिफेंस, ब्लड क्लॉटिंग या मेंटेनिंग पीएच। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ब्लड क्लॉटिंग। क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड की जो है थक्का बनाने में किसका काम किया जाता है? प्लेटलेट्स का काम किया जाता है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स का अगर वैज्ञानिक नाम करे तो क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। और डेंगू बुखार होने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिरता है। कौन सा बुखार होने पे? डेंगू फीवर होने पे। डेंगू फीवर होने पर क्या होता है? प्लेटलेट्स की जो संख्या है ये क्या होती है? प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 30। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स? मानव के बाल और नाखूनों में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है केराटिन, कोलेजन या मायोसिन या फाइब्रिन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा केराटिन। क्या होगा? केराटिन होता है जो मानव के जो हेयर में और नेल्स में पाया जाता है केराटिन। यह एक रेशेदार, जिसे कहते हैं फाइब्रस और अघुलनशील संरचनात्मक प्रोटीन है। क्या होता है? ये रेशेदार होता है, फाइब्रस होता है और ये अघुलनशील होता है, मतलब नॉन डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये घुलनशील नहीं होता है। यह पक्षियों के पंख और चोंच में भी पाया जाता है। कौन सा ये प्रोटीन? नॉन डिजॉल्व प्रोटीन होता है और ये पक्षियों के जो है बर्ड्स के किस में पाया जाता है? चोंच में। किसमें? चोंच में पाया जाता है और पंख में भी पाया जाता है। चोंच और पंख में भी पाया जाता है। कौन सा? जो है हमारा केराटिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या है? मिनीमाता डिजीज इज न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम काउज्ड बाय सर्व पॉइजनिंग ऑफ विच मेटल? मिनीमाता रोग जो है किस धातु की अत्यधिक विषाक्तता के कारण होने वाला एक तंत्रिका संबंधी विकार है? ऑप्शन है लेड, मरकरी, कैडमियम या अर्सेनिक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मरकरी। क्या होगा? मरकरी, जिसे कहते हैं पारा। अब बात करते हैं मिनीमाता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होता है। यह बीमारी सबसे पहले 1956 में जापान के मिनीमाता शहर में देखी गई थी। कहाँ देखी गई थी? जापान के मिनीमाता शहर में। कब देखी गई थी? 1956 में। जापान के मिनीमाता, है ना, जापान के मिनीमाता शहर में।
सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, मिनीमाता नाम ही कर दिया गया। इसमें कैडमियम की कमी से विषाक्तता में इटाई नामक हड्डियों का रोग होता है। बात करें, ये तो हो गया मरकरी की कमी के कारण। अब बात करें कैडमियम की। कैडमियम की कमी के कारण क्या होता है, कैडमियम के कमी के कारण इटाई नामक हड्डियों का रोग होता है। कौन सा, इटाई नामक रोग कौन सा होता है, स्केलेटन जो रोग होता है ये होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर्स। राइजोबियम बैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए जाना जाता है, प्रोसेसेस। राइजोबियम बैक्टीरिया आर नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्मेंटेशन या ट्रांसपिरेशन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके लिए जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को जाना जाता है। यह बैक्टीरिया फलीदार पौधे की जड़ की ग्रंथियां में सहजीवी रूप में होता है। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में बदल देता है। किस में बदलता है, अमोनिया में, अमोनिया प्लस नाइट्रेट्स में बदल देता है। कौन, राइजोबियम। कौन बदलता है, राइजोबियम जो है बदल देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। रक्त का कौन सा घटक संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लाज्मा या हीमोग्लोबिन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो है संक्रमण और बीमारियों से लड़ती हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या इसका नाम है, ल्यूकोसाइट। इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। लगभग कितना दिन का होता है, बस 13 से 20 दिन का। इसका जो लाइफ स्पैन क्या होता है, इसका लाइफ जो होता है ओनली 13 से 20 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। उसके बाद नया आरबीसी का निर्माण होता है और इनमें केंद्रक न्यूक्लियस पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। किसमें, डब्ल्यूबीसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 34। क्वेश्चन क्या होगा, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज नोन एज। मानव तंत्रिका की जो तंत्र की इकाई, कार्यात्मक इकाई है, इसको किस नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन होगा इसका आंसर। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। कौन सी है, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है मानव शरीर की, न्यूरॉन। दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान जोड़े को सिनेप्स कहा जाता है। मान लीजिए ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है, तो इसके बीच के जगह को क्या कहा जाएगा, सिनेप्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सिनेप्स कहा जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। ये मान लीजिए न्यूरॉन 1, ये न्यूरॉन 2, इसके बीच की जगह को क्या कहा जाएगा, सिनेप्स। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। एंजाइम जैविक अणुओं के किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा इसका आंसर। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सभी एंजाइम जो है ये प्रोटीन होते ही होते हैं, लेकिन ये होगा ही होगा। लेकिन सभी क्या प्रोटीन एंजाइम होता है, तो ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लगभग होते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जैव उत्प्रेरक जिसे कहते हैं बायो कैटलिस्टिक के रूप में शरीर की रासायनिक क्रिया को तेज करता है। कौन करता है, एंजाइम्स। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 36। क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एटीपी जनरेशन। कोशिका का कौन सा कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन और एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार है।
इसे क्रेब्स चक्र का मुख्य केंद्र माना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्रेब्स चक्र का, एक मिनट, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल का मुख्य केंद्र माना जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त अंगक यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ये भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन क्या है? बोन मैट्रिक्स इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? अस्थि अधात्री जिसे कहते हैं बोन मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किस खनिज से समृद्ध होते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन एंड सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मैग्नीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कैल्शियम और फास्फोरस। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑसिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड्डियों की बोन फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑसिफिकेशन। ठीक है। हड्डियों में पाई जाने वाला मुख्य प्रोटीन का नाम क्या है? ओसीन। हड्डियों में कौन सा मुख्य प्रोटीन पाया जाता है? उसका नाम क्या है? ओसीन। क्या नाम होगा? ओसीन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन ओसीन क्या है? प्रोटीन है एक। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा जल्दी। क्वेश्चन है हु प्रपोजेज द सेल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है शेल्डेन और स्वान ने, रॉबर्ट हुक एंड लेवेनहोक ने, या वाटसन और क्रिक ने, या डार्विन और लेमार्क ने। क्या होगा इसका आंसर? सेल थ्योरी किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा शेल्डेन और स्वान ने। किसने दिया था? शेल्डेन और स्वान ने दिया था। क्या? सेल थ्योरी दिया था। मिथाइल शेल्डेन और वनस्पति वैज्ञानिक थे और थियोडर स्वान एक जंतु वैज्ञानिक थे। तो अगर बात करें शेल्डेन साहब, ये क्या थे? ये थे वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं बॉटनी। ये बॉटनी के वैज्ञानिक थे। और ये जो स्वान थे ये क्या थे? ये जंतु वैज्ञानिक थे, यानी एनिमल, यानी बात करें तो जूलॉजी की थे, जूलॉजी के वैज्ञानिक थे। वायरस कोशिका सिद्धांत का बाद है क्योंकि ये कोशिका नहीं, इसमें कोशिके नहीं होते हैं। वायरस जो है क्या है? इसका ये एक एक्सेप्शन है। इसमें कोई भी सेल थ्योरी फॉलो नहीं होता है वायरस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 39। क्वेश्चन क्या है? मलेरिया इज काउज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मलेरिया जो है किस प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है मलेरिया? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम। क्या होगा? मलेरिया प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं इसको, प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम भी कहते हैं ना। इसके कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने की थी। किसने किया था? मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, अब बात करते हैं जिसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था इसको? नोबेल मिला था। किसके लिए? रोनाल्ड रॉस को किसके लिए मिला गया था? इसको मिला गया था मलेरिया परजीवी की खोज के लिए। जब मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से फैलता और आरबीसी को नष्ट करता है, तो मलेरिया किसके कारण फैलता है? मलेरिया जो है ये किसके कारण फैलता है? ये जो है फैलता है फीमेल मॉस्क्वीटो के कारण। फीमेल मॉस्क्वीटो के कारण। ठीक है, फीमेल मॉस्क्वीटो के कारण फैलता है और जिसे कहते हैं एनोफिलीज मच्छर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोफिलीज। इसे भी याद रखें, एनोफिलीज। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये आरबीसी को नष्ट कर देता है। ये आरबीसी को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। आरबीसी को खत्म कर देता है मलेरिया। और आरबीसी का काम क्या है? रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ऑक्सीजन को अपने हार्ट से पूरे बॉडी को देना, पहुंचाने का काम है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 40। क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गन इज ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय द डिजीज हेपेटिस? मानव शरीर का कौन सा अंग हेपेटाइटिस से रोग से प्रभावित है?
हेपेटाइटिस रोग से कौन सा जो है मानव का जो किस कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर जो है ये हेपेटाइटिस रोग से क्या होता है? प्रभावित होता है। यह एक वायरल विषाणुजनित बीमारी है जो लीवर में सूजन पैदा कर देती है। और हेपेटाइटिस बी और सी सबसे खतरनाक रूप है जो पानी या संक्रमित रोग से रक्त से फैलता है। कौन सा? हेपेटाइटिस ए एंड जो बी है, ए एंड बी, ये सबसे ज़्यादा क्या है? खतरनाक है, जो पानी या संक्रमित रक्त से फैलता है। कैसे फैलता है? वाटर से और इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 41। क्वेश्चन क्या है? अमीबा कैप्चर्ड इट फूड विथ द हेल्प ऑफ। अमीबा किसकी सहायता से अपना भोजन जो है पकड़ता है या ग्रहण करता है? ऑप्शन है सिलिया से, उसके बाद स्यूडोपोडिया से, या कसाविका से, यानी फ्लैजिला, या टेंटेकल्स यानी स्पर्शक से। किससे पकड़ता है अपना भोजन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्यूडोपोडिया से। किससे पकड़ता है? स्यूडोपोडिया, इसको कहते हैं पदाव। इसकी सहायता से अपना भोजन पकड़ता है। स्यूडोपोडिया का अर्थ होता है झूठे पैर। क्या होता है? झूठे पैर, जिसको कहते हैं फॉल्स फीट। क्या कहते हैं? फॉल्स फीट के नाम से जाने जाते हैं। किसको? स्यूडोपोडिया को जाना जाता है। अमीबाई भोजन का पाचन जो खाद्य धानी होती है फूड वैक्यूल्स के अंदर होती है। अमीबाई भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में जो है भोजन का पाचन जो है फूड वैक्यूल्स के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 42। क्वेश्चन क्या है? विच प्लांट टिश्यूज ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट। कौन सा पादप उत्पत्तियों में तैयार भोजन को अन्य भाग में पहुंचाता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा। क्या होगा इसका आंसर? बता दूं कि हम लोगों ने जाइलम के बारे में पढ़ा था। जाइलम जो है वाटर, जौ से जाइलम और जौ से जल, यानी ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रिपेयर्ड फूड जो है तैयार जो है खाना जो भोजन है वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम जो है उत्तक पत्तियों से तैयार भोजन को अन्य भाग में पहुंचाता है। फ्लोएम एक जीवित संवहनी उत्तक है जिसे सीव ट्यूब और कंपेनियन कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है ये? सीव ट्यूब से बना होता है। कौन? फ्लोएम। भोजन के इस परिवहन की प्रक्रिया को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोजन को पहुंचाते हैं अगर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक तो इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 43। क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन होने वाला है नाइट ब्लाइंडनेस जो है एंड डर्मेटरीज आर काउज बाय डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन रेस्पेक्टिवली। रतौंधी और त्वचा रोग जैसे करते हैं डर्मेटाइटिस क्रमशः किन विटामिन की कमी से होता है? चलिए बताइए इसका आंसर। रतौंधी और त्वचा रोग जो है किस विटामिन के कारण होता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए एंड विटामिन 3। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं रतौंधी, और विटामिन B3 के कारण क्या होता है? त्वचा रोग जिसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। बात करते हैं विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइसिन। क्या होने वाला है? नाइसिन होता है इसका रासायनिक नाम। और बात करते हैं नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग भी होता है जिसे 4D सिंड्रोम कहते हैं। तो इसकी कमी के कारण, इसकी डेफिशिएंसी के कारण कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। कौन सा होता है रोग? पेलाग्रा जो होता है रोग किसके कारण होता है? नाइसिन की कमी के कारण, जिसे 4D सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 4D सिंड्रोम कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, सिंड्रोम। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 44। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोलुबल विटामिन। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में कौन सा विटामिन घुलेगा इसमें? विटामिन ए, डी, सी, के। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी।
इसमें से सिर्फ विटामिन सी ही है जो जल में घुलनशील होता है, सोलुबल होता है। बाकी ये सब जो होता है सोलुबल, विटामिन ए डी के ये जल में सोलुबल नहीं होता है। विटामिन बी जो है ये कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, तो बी का जो जितना कॉम्प्लेक्स है, बी का कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये ही सारे जो है ये क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है। बाकी उसके बाद विटामिन, जैसे बात करें विटामिन, जैसे विटामिन ए डी ई एंड के, ये वाटर सोलुबल नहीं होते, ये होते हैं फैट सोलुबल। क्या होते हैं ये होते हैं फैट सोलुबल। ये क्या होते हैं, ये होते हैं फैट सोलुबल होते हैं। इसको भी याद रखिएगा, फैट सोलुबल। फिर से एक बार, विटामिन बी एंड सी क्या होते हैं, वाटर सोलुबल होते हैं। क्या होता है ये, वाटर सोलुबल होते हैं। लेकिन विटामिन ए डी ई के ये वाटर सोलुबल नहीं होता, ये होते हैं फैट सोलुबल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 45। क्वेश्चन क्या है, रिकेट्स डिजीज इन चिल्ड्रन इज एसोसिएटेड विथ द वीक डेवलपमेंट ऑफ डैश। बच्चा में जो सूखा रोग जिसे कहते हैं रिकेटस, किसके कमजोर विकास से हुआ है? ऑप्शन है मसल्स, बोन्स, ब्लड, स्किन। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? तो बच्चों में जो सूखा रोग रिकेट्स हड्डियों के कमजोर के विकास से हुआ। किससे? हड्डियों के कमजोर के विकास से। यह मुख्य रूप से विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से होता है। किसके कारण? विटामिन डी जो है, विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, कौन सा रोग? रिकेटस। सूर्य का प्रकाश त्वचा में विटामिन डी के प्राकृतिक निर्माण में मदद करता है। तो विटामिन डी का जो है स्रोत क्या होने वाला है? विटामिन डी का स्रोत क्या होने वाला? सनलाइट। क्या होगा? सनलाइट जो होगा विटामिन डी का स्रोत है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 46। क्वेश्चन क्या है, द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सैपियंस। व्हाट डज होमो रिप्रेजेंट। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस है। तो इसमें होमो का मीनिंग क्या है? होमो का मतलब क्या है? देखिए क्या है, होमो सैपियंस। ठीक है, इसमें पूछा है होमो का मतलब, होमो का मीनिंग क्या होता है? तो होमो का मतलब होता है जीन से, जीनस से। किससे? जीनस से होता है। क्या होता है? जीनस से होता है। और इसका जो नामकरण है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी शुरुआत किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने किया था। किसने? कैरोलस लिनियस ने। पहला नाम और दूसरा, पहला बताएगा जाति को। इसका नाम जो है बाइलिंगुअल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसकी शुरुआत किया था किसने? कार्लस लिनियस ने। इसको भी याद रखिएगा, कार्लस लिनियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिनियस को टेक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। कार्लस लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो होमो किसको बताएगा? होमो बताता है जीनस को बताता है। और ये क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले किसने दिया था? कार्लस जो है, कार्लस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। और कार्लस लिनियस को और किस नाम से जाने जाते हैं? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 47। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन होने वाला है विच क्रोमोजोम कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन अ मेल चाइल्ड। कौन सा गुणसूत्र संयोजन एक बच्चा जो होता है वो लड़के को जन्म दे सकता है? क्या अगर हम बात करें मेन में और वोमेन, मेन और वोमेन की अगर बात कर ले, तो मेन में कौन कौन सा क्रोमोसोम होता है? मेन में 2 क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप के, एक्स और वाई। और वोमेन में क्या होता है? ओनली एक ही टाइप के होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। तो ये बात करता है कि कौन सा क्रोमोसोम अटैच होगा तो वो जो बच्चा होगा लड़का होगा। क्या होगा? लड़का होगा। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा एक्स और वाई। अगर जो है मेल का एक्स और मेल का वाई, किसका? वाई, और मादा का एक्स अगर अटैच होता है तो एक्स वाई जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये लड़का बॉय होगा। क्या होगा? बॉय। लेकिन अगर एक्स और एक्स ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जो बच्चा है वो गर्ल होगा। क्या होगा? गर्ल होगा बच्चा। इसको जरूर याद रखिएगा। मानव में कुल कितना? 46 गुणसूत्र होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 46 पेयर होता है। क्या? क्रोमोसोम। कितना होता है? 46 पेयर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। ठीक है,
23 पेयर हो गया, सॉरी पेयर में हो गया 23, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा 46 नंबर, पेयर में होगा 23। 23वां जोड़ा जो होता है, 23वां जोड़ा 23rd नंबर का जो पेयर है, लास्ट वाला पेयर है, इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। इसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लास्ट वाला जो ये है 23वां जोड़ा ही डिसाइड करता है कि बच्चा जो है मेल होगा या फीमेल होगा, इसीलिए इसको सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 48। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से कौन सा किस कोशिका अंग में होता है प्रकाश संश्लेषण? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक्स प्लेस प्राइमरली इन विच सेल ऑर्गेनल्स? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? आंसर जल्दी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? जल्दी बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है। हरित लवक भी किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को ही कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही वही कोशिका अंगक है जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के मुख्य रूप में कोशिका अंग होता है। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जो प्रकाश अवशोषण में मदद करती है। क्लोरोप्लास्ट में कौन सी मेटल पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? पाई जाती है मैग्नीशियम। क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम। चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 49। क्वेश्चन क्या है? टाइफाइड फीवर इज काउज बाय विच स्पेसिफिक एजेंट? टाइफाइड बुखार किस विशिष्ट कारक के कारण होता है? ऑप्शन है साल्मोनिया टाइफी, इन्फ्लुएंजा वायरस, प्लाज्मोडियम या एंटी अमीबा। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी या जीवाणु कहते हैं इसको, है ना। टाइफाइड की जांच के लिए प्रयोगशाला में विडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो इसको टाइफाइड टेस्ट के भी नाम से जान सकते हैं। कौन सा टेस्ट? वाइडल टेस्ट, जिसे कहते हैं विडाल भी कह सकते हैं या वाइडल कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से मानव शरीर के आंत या इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? इंटेस्टाइन को। इंटेस्टाइन्स को प्रभावित करता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 50। क्वेश्चन क्या है? बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन विच ऑर्गन? पित्त रस जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है और किस अंग में जमा हो जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गैल ब्लैडर। किसमें जम जाता है? जमा हो जाता है गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा हो जाता है। पित्त रस का स्वभाव क्या होता है? क्षारीय होता है। ये जो पित्त रस होता है, ये पित्त रस जो बाइल जूस होता है, ये किस तरह का होता है? एल्कलाइन होता है। क्या होता है? एल्केलाइन होता है। ये जब वसा का इमलीकरण करके इमलीफिकेशन करने में मदद करता है। क्या करता है? वसा का जो फैट का होता है इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। कौन? बाइल जूस। इसको भी याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक हमारा हो चुका है हाफ सेंचुरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 51। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए नॉर्मल रेड ब्लड सेल? आरबीसी की जो है लाइफ स्पैन कितनी होती है? अभी हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी का पढ़ा था, उसका कितना था? 13 से 20 दिन था। कितना था? 13 से 20 दिन था। लेकिन यहाँ पे पूछा है आरबीसी के बारे में। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना दिनों का होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिनों का होता है। जो एडल्ट जो ह्यूमन है उसमें आरबीसी का निर्माण जो होता है रेड बोन मैरो में होता है। किसमें होता है? आरबीसी का जो फॉर्मेशन है वो एडल्ट में किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है। रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ग्रेवयार्ड, आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर?
अभी बताएं क्या होता है स्प्लीन, क्या हो जाएगा स्प्लीन हो जाएगा, प्लीहा को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेव यार्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 52। क्वेश्चन क्या है, विच बायोलॉजिकल टर्म रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। कौन सा जैविक शब्द एक स्थिर आंतरिक वातावरण को बनाए रखने को संदर्भित करता है। ऑप्शन है होम्योसेप्टिसम, होम्योसेप्टिसस, उसके बाद है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद है ऑस्मो रेगुलेशन, उसके बाद है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा होम्योस्टैसिस। क्या हो जाएगा होम्योस्टैसिस। ये जो होता है इस शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले वाल्टर कैनन ने किया था। किसने किया था इस शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, वाल्टर सेनन, वाल्टर कैनन ने किया था, सॉरी सेनन हो गया, कैनन ने किया था। यह शरीर के तापमान और ऑस्मोटिक दबाव को नियंत्रित करता है। क्या करता है, ये शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 53। क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्थिर आंतरिक जो निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन होने वाला है इनकस, मैलस, स्टेपिस या फैलेंजिलियस। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा स्टेपिस। क्या हो जाएगा, स्टेपिस जो होती है, स्टेपिस जो होते हैं कान की हड्डी, ये होती है जो ह्यूमन बॉडी में है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ये हड्डी हमारे कान के जो है मिडिल ईयर में होता है। कहाँ होता है, मिडिल ईयर में होता है, कान के बीच में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है। ये तो हो गया सबसे छोटी, और सबसे भारी और लंबी कौन है, लॉन्ग प्लस हैवीएस्ट। हैवीएस्ट जो है स्केल्टन, सॉरी बॉडी जो है बोन्स, वो कौन सी है बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। वो होगी फीमर। क्या होगी, फीमर होगी। फीमर जो है ये जांग की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है, जांग की हड्डी है, और ये सबसे बड़ी और सबसे हैवी बॉडी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, स्टेपिस, जो कान की हड्डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 44। क्वेश्चन क्या है, फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अभी हम लोगों ने किया था फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, एल्गी का। किसमें, एल्गी का किया जाएगा। और माइकोलॉजी में किसका किया जाएगा, फंजी का किया जाएगा। किसका, फंगी का किया जाएगा माइकोलॉजी। बात करते हैं जो शैवाल स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि इनका क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन, एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल को कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। तो इसकी जो सेल वाल होती है, सेल वाल, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला क्वेश्चन नंबर 55 55। क्वेश्चन क्या है, इन सेल डिवीजन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन बाय साइटोप्लाज्म इज नोन एज। कोशिका विभाजन में कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, तब केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैरियोकाइनेसिस। ये कहा जाता है केंद्रक, ये कहा जाएगा केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को। बात करते हैं यह विभाजन माइटोसिस के टेफ्लोफोज शरण के बाद पूरा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 56। क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रीड फास्टिंग। स्तनपान के दौरान दूध के स्राव के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन या एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या होगा? ऑक्सीटोसिन होता है जिम्मेदार। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है, क्योंकि यह प्रसव पीड़ा बढ़ाता है। दूध के निर्माण जो है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ आया था क्वेश्चन कि स्तनपान के दौरान दूध के स्राव, मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा होगा? ये होगा ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर बात करें मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा होगा? मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है कौन? प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। ठीक है, यह है मिल्क फॉर्मेशन के लिए। लेकिन यहाँ पूछा गया था दूध स्राव के लिए मुख्य रूप से कौन सा? स्तनपान के दौरान दूध जो स्राव यानी हार्मोन मिल्क इंजेक्शन के लिए बताया गया था ऑक्सीटोसिन। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए बात कौन करेंगे? मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है, जिम्मेदार है हार्मोन, वो है प्रोलैक्टिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 57। क्वेश्चन क्या है? लैक ऑफ विच एसेंशियल एलिमेंट इन सॉइल मेक्स प्लांट इन इंसेक्टिवोरस? मिट्टी में किस आवश्यक तत्व की कमी के कारण पौधे को कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस का बना दिया जाता है या बना देती हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन की कमी के कारण। किसके कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण जो होता है मिट्टी को जो है कीटभक्षी यानी इंसेक्टिवोरस बना देती है। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट इसके प्रमुख उदाहरण है। ये पौधे कीटों को फंसाकर प्रोटीन पचाते हैं इन्हें नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 58। क्वेश्चन क्या है? डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused due to the presence of an extra chromosome number dash। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो किस गुणसूत्र संख्या की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति के कारण हो जाता है? ऑप्शन है 18वां, 21वां, 13वां या 23वां। क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा 21वां। क्या हो जाएगा? 21वां, 21th। डाउन सिंड्रोम 21th गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति या ट्राइजोमी 21 के कारण होता है। यह एक जन्मजात आनुवंशिक विकार है जिसमें मानसिक और शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। बॉडी डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। बॉडी डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? स्लो कर देगा। ठीक है, और इस विकार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 59। क्वेश्चन क्या है? ईस्ट यूज इन ब्रेड एंड बियर मेकिंग बिलोंग्स टू विच किंगडम? ब्रेड और बियर बनाने के उपयोग किया जाता है इसका ईस्ट का, जिसे कहते हैं खमीर। ये पूछ रहा है किस किंगडम का है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी या प्लेटलस? कुल कितने किंगडम है? 5 किंगडम है। ये कितने हैं? 5 किंगडम है। जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात यहाँ आ गई है कि ईस्ट जो है किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो क्या होगा इसका आंसर? ये हो जाएगा फंजी। क्या हो जाएगा? फंजी होता है, कवक से ये बिलोंग करता है। ईस्ट एक कोशिका होता है। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिका होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होता है, सेलुलर होता है। जबकि अधिकांश कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। यह अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा किण्वन प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन करता है। कौन? ईस्ट क्या करता है? जो एनारोबिक जो है रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जिसके कारण यह किण्वन करता है, यह किण्वन फर्मेंटेशन भी करता है। क्या करता है? फर्मेंटेशन भी करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 60। क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल? किस अंग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। क्या कहा हो जाएगा? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है। क्या? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पर कोई झिल्ली नहीं होती है, इस पे कोई भी झिल्ली नहीं होती है।
झिल्ली नहीं होती है। नो सेल लिख सकते हैं, वैसे भी नो सेल ऑर्गेन्स भी लिख सकते हैं, कोई झिल्ली इस पे नहीं होती है। यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, इस पे कोई भी झिल्ली, कोई लेयर नहीं होती है, इसको भी याद रखिएगा। इस पे कोई भी लेयर नहीं होती, किस पे? राइबोसोम पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 61। क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? रक्तचाप को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एस्फेगनोमीटर। क्या हो जाएगा? एस्फेगनोमीटर का उपयोग करके हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। यह एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक जो नॉर्मल जो इंसान है, इसका जो है ब्लड प्रेशर वो कितना होगा? क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका होगा 120/80 mmHg। कितना होना चाहिए? 120/80 जो है mmHg। 120 क्या है इसमें? आप बात करें 120 क्या है? ये है सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या है? डायस्टोलिक। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिस्टोलिक। सिस्टोलिक होना चाहिए कितना? 120, और 80 क्या है? ये है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक इतना होना चाहिए प्रेशर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 62। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रिंग वॉर्म इज अ कॉमन इन्फेक्शन डिजीज काउज्ड बाय। जो रिंग वॉर्म यानी दाद किसके कारण होने वाला एक सामान्य संक्रामक रोग है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फंजी। क्या हो जाएगा? फंगी हो जाएगा, कवक हो जाएगा। यह मुख्य रूप से ट्राइपोफाइटन और माइक्रो एस्पोरम नामक कवकों से फैलता है। किससे फैलता है? ये फैलता है, जैसे अगर बात करें ट्राइकोफाइकन एंड किससे? माइक्रोएस्पोरम। इस प्रकार के कवक से, इस प्रकार के फंजी से फैलता है क्या? जो है रिंग वॉर्म। क्या फैलता है? रिंग वॉर्म फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यह त्वचा, नाखून और सिर पर गोल लाल चकत्ते के रूप में प्रकट हो जाता है। ये स्किन पे हो गया, या नाखून पे हो गया, नेल्स पे हो गया, या सर पे, बॉडी का जो हेड होता है उस पर क्या होता है? गोल जो होता है राउंड चकत्ते के रूप में हो जाता है। कुछ इस प्रकार कह सकते हैं आप लोग, है ना। इस प्रकार लाल धब्बे जैसे होती है, चौड़ा धब्बा होता है, लेकिन ये इसको कहते हैं रिंग वॉर्म या कहते हैं दाद, जिसके बाद खुजली होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 63। क्वेश्चन क्या है? व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? क्या होगा इसका आंसर? कौन सा पार्ट अवशोषित करता है? वो करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल जो है मुख्य रूप से लाल और नीले रंग के प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। कौन से रंग को? लाल को और ब्लू को सबसे ज्यादा क्या करता है? अवशोषित करता है। यह हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती हैं। तो पत्तियां का जो रंग है ग्रीन, लिप्स का जो कलर है ग्रीन, वो किसके कारण होता है? ये होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 64। क्वेश्चन क्या है? ग्वाइटर इज ए पैथोलॉजिकल स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डैश। घेंगा रोग है किसकी कमी से होने वाला थायराइड ग्रंथि का एक असामान्य सूजन है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा इसका आंसर। थायराइड ग्रंथि गले में श्वास नली के सामान्य एच आकार का होता है। कैसा होता है? ये होता है, इसका जो शेप अगर पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा एच आकार का। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एच आकार का इसका शेप होता है। किसका? थायराइड का। अब बात करते हैं, यह हरे रंग के प्रकाश को आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। आयोडीन की कमी से किसका निर्माण होता है? थायरोक्सिन। किसका? डेफिशिएंसी अगर इसका हो जाएगा तो इसका निर्माण होगा थायरोक्सिन हार्मोन का। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 65। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मनुष्य में जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक जूस का अनुमानित पीएच मान कितना होता है?
गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 1.5 से लेकर 3.5 तक। कितना? 1.5 से लेकर 3.5 तक। यह अत्यधिक अम्लीय माध्यम भोजन के जटिल कणों से तोड़ने और एंजाइम सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं क्या? पेप्सिन पाए जाते हैं और प्लस क्या पाया जाता है? रेनिन। क्या पाया जाता है? रेनिन पाया जाता है और ये पाया जाता है बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 66। क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज इज इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्टेरॉइड, यानी किस प्रकार की पेशी उत्तक, अनैच्छिक और आरेखित जो है नॉन स्टेरॉइड होता है? ऑप्शन है स्केलेटन, चिकनी पेशी, हृदय पेशी या ऐच्छिक पेशी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चिकनी पेशी, जिसे कहते हैं स्मूथ मसल्स। यह पेशी हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती है और यह खोखले अंगों जैसे भोजन नली, रक्त वाहिका में पाई जाती है। अब बात है कार्डिक मसल, जैसे कहते हैं पेशी ऊतक, यह भी अनैच्छिक होती है लेकिन यह रेखित स्टेरॉइड होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा 67। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम, पारिस्थितिकी तंत्र जो है यह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा एजी टांसले ने। किसने किया था? एजी टांसले ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने यह शब्द कब दिया था? 1935 में। कब दिया? 1935 में दिया था। अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। इकोलॉजी, अर्नस्ट जो है हैकल ने, ये कौन सा शब्द दिया था? एक मिनट, अर्नस्ट हैकल ने ये कौन सा शब्द दिया था? ये दिया था इकोलॉजी। क्या दिया था? इकोलॉजी दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और बात करें इकोसिस्टम किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 68। क्वेश्चन क्या होगा? एनीमिया इज काउज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया जो है यह जो है मानव के शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आयरन की कमी के कारण। किसके? आयरन की कमी के कारण होता है। आयरन की कमी से आरबीसी में हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो स्तर है, हीमोग्लोबिन का जो स्तर है क्या हो जाता है? वो कम जाता है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है। तो एनीमिया और किसके कारण हो सकता है? एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी और जो है फॉलिक एसिड के कमी के कारण भी क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 69। क्वेश्चन है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ विच मॉस्किटो। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? क्वेश्चन ये है। क्या होगा इसका आंसर? अभी हम लोगों ने किया था। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी हो जाएगा इसका आंसर। इसे हड्डी तोड़ बुखार यानी ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है क्योंकि यह जोड़ों में दर्द तेज देता है। यह एक फ्लैबी वायरस के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण? फ्लैबी वायरस के कारण। ये किसके कारण? फ्लैबी वायरस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा? ब्रेकबोन फीवर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं 70। क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज के असर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन होने वाला है ग्लूकागन और इंसुलिन, उसके बाद ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन या एक्सोटोसिन। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन और इंसुलिन। क्या हो जाएगा? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। इंसुलिन रक्त में अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में सुरक्षित करता है और ग्लूकागन रक्त में शुगर कम होने पर ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है। ये दोनों का काम है। क्या काम है? ग्लूकागन का काम क्या है? ये जो अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है।
किसमें बदलता है? ग्लूकोज को बदलता है, ग्लूकोज को किसमें बदलता है? ग्लूकोज को चेंज कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन, इसका काम क्या है? ये क्या करता है? ये ग्लूकागन, रक्त में शुगर कम होने पर ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकागन को ये क्या बदलता है? ये दोबारा से बदलता है किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देता है। किसमें बदलता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है ये इंसुलिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेल डिवीजन बाय मियोसिस अकर्स इन विच टाइप ऑफ सेल्स। और सूत्री विभाजन जो होता है मियोसिस द्वारा, कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? ऑप्शन है सोमैटिक, रिप्रोडक्टिव सेल, या नर्व सेल, या मसल सेल्स। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जर्म सेल में, है ना। इस विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। यह प्रक्रिया जो स्पर्म और अंडाणु के निर्माण के लिए आवश्यक है। किसके निर्माण के लिए? ये किसके निर्माण के लिए? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म प्लस जो है अंडाणु, जिसे कहते हैं ओवा, इसके फॉर्मेशन के लिए क्या है? ये जरूरत है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 72। क्वेश्चन है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय हुम। डीएनए की जो है द्विकंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा खोजी गई थी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक। किसने खोजा था? वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था। और कब खोजा था? ये खोजा था 1962 में खोजा था। इन्होंने रोजालिंड फ्रैंकलिन ने के एक्सरे विवर्तन यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का उपयोग किया था। ये किसका उपयोग किया था? रोजालिंड का। रोजालिंड का क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है उपयोग किया था। उसके बाद ये इन्होंने डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए का खोज किया था। किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 73। क्वेश्चन क्या है? एक्सट्रेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म आर डैश। केचुए में जो उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रिडिया जो है ये होता है केचुए में उत्सर्जित अंग होता है। बात करते हैं केचुआ जो है एनिलिडा संघ का द्विलिंगी जीव है। केचुआ किसका है? अर्थवर्म जो है एनिलिडा फाइलम का एक द्विलिंगी जीव है जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, किसको कहा जाता है? अर्थवर्म को कहा जाता है। यह अपनी नम त्वचा यानी मोइस्ट स्किन से श्वसन करता है। यह श्वसन किससे करता है? अपने मोइस्ट स्किन से करता है श्वसन। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 74। क्वेश्चन क्या है? ऑस्टियोमैलेशिया इज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। वयस्कों में जो है ऑस्टियोमैलेशिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। बच्चों में इसकी कमी से रिकेटस होता है और वयस्क में हड्डियां नरम होती है और ऑस्टियोमैलेशिया होती है। वृद्धों में हड्डियों के अत्यधिक कमजोर और भंगुर होने को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। जब जो है बूढ़े में, ओल्ड स्टेज में जब क्या होता है? हड्डियां वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ओल्ड एज में जब होती हैं, ओल्ड एज में बोन जब वीक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरस। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरस कहते हैं। और ये अगर बच्चा में हो जाए तो क्या कमी हो जाता है? तो कौन सा रोग ला देता है? रिकेटस। कौन सा? रिकेटस। और अगर वयस्क में, एडल्ट में अगर कमी आ जाए तो क्या हो जाएगा? ऑस्टियोमैलेशिया। सिर्फ विटामिन डी का ही काम है सारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 75। क्वेश्चन क्या है? द लॉन्ग फाइबर लाइक एक्सटेंशन दैट ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन सेल बॉडी इज कॉल्ड। लंबे धागे जैसा प्रवर्धन जो तंत्रिका आवेग को न्यूरॉन कोशिका
काई से दूर ले जाता है वो क्या कहलाता है? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है डेंड्राइट, एक्सॉन, सिनेप्स या माइलिन सेथ। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन हो जाएगा इसका आंसर। संदेश को कोशिका काय की तरफ लाने वाले छोटे प्रबंधक को डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइटस कहते हैं ना, डेंड्राइटस कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर अक्सर इंसुलिन लिए माइलिन आवरण यानी माइलिन सेथ पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 76। श्वेत ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर। मानव शरीर में श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने की ग्रंथियां मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेस सॉल्ट, उसके बाद है ताप नियमन, जिसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, स्किन कोलोबरेशन, उसके बाद सीबम सेक्रेशन। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा थर्मो रेगुलेशन। क्या होगा? थर्मो रेगुलेशन। ये ग्रंथियां त्वचा में पाई जाती है और वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखती है। इसके द्वारा? वाष्पीसर्जन द्वारा क्या रहती है? शरीर को ठंडा रखती है इवेपोरेशन के द्वारा। हथेली और तलवों में श्वेत ग्रंथियां की संख्या सबसे अधिक होती है। किसमें? तो ये श्वेत ग्लैंड जो होते हैं इसकी संख्या सबसे ज्यादा क्या होती है? मैक्सिमम नंबर कहाँ होता है? मैक्सिमम नंबर कहाँ पाई जाती है? हथेली में, पाम में पाया जाता है, प्लस किस में पाया जाता है? तलवे में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है, लेग में कह सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 77 है। विच ग्रुप ऑफ प्लांट इज नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। पौधे के किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटो को कहा जाता है। ये पौधे भूमि पर जीवित रह सकते हैं लेकिन लैंगिक जनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। इसमें वास्तविक जड़ों और संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में कोई जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाता है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन ये होते हैं क्या? उभयचर होते हैं। क्या होते हैं? उभयचर होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, जो भूमि पर भी जिंदा रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, लेकिन लैंगिक जनन नहीं कर पाते। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 78। क्वेश्चन क्या है? इन ह्यूमन आई इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन विच पार्ट। मानव आंख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है मनुष्य के उस आंख के किस पार्ट पे पड़ता है? किस पार्ट पर बनता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पे। किस पे? रेटिना पे, जिसको कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है और इन्वर्टेड होता है। वो यानी रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा हमेशा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। ठीक है। रेटिना में जो है दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, जिसे कहते हैं रॉड सेल और कोन सेल। क्या होता है? रॉड सेल। क्या होता है? रॉड सेल होता है और एक होता है कोन सेल पाई जाती है। किसमें? रेटिना में पाई जाती है। रॉड सेल किसके लिए है? ये लाइट के लिए है। किसके लिए है? रोशनी यानी लाइट के लिए है, फॉर लाइट। ठीक है। और बात करें कोन सेल किसके लिए है? रंग के लिए, फॉर कलर। किसके लिए है? कलर के लिए। तो ऐसे याद रख सकते हैं, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 79। क्वेश्चन क्या होने वाला है? हाइड्रोफोबिया यानी फियर ऑफ वाटर इज ए सिम्टम्स ऑफ विच वायरल डिजीज। हाइड्रोफोबिया जो है पानी से डर लगना, ये किस वायरल बीमारी का लक्षण है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज हो जाएगा। रेबीज जो है न्यूट्रोट्रॉपिक लाइसा वायरस के कारण होता है, जो पागल कुत्ते या बिल्ली के काटने से होता है। ये तो पता ही होगा आपको। इस बीमारी को रेब्डो वायरस परिवार का वायरस संचालित करता है। यह 100% जानलेवा है। कितना? 100% जानलेवा है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ये पक्का इसमें डेथ ही होता है। और ये किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण। यहाँ पे दिख रहा है आपको एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा कुत्ता यहाँ पे बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 80। क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच % ऑफ वाटर। रक्त प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ब्लड प्लाज्मा में कितने रक्त होते हैं? तो ये होते हैं 90 से 92%। कितने? 90 से 92% वाटर होते हैं। प्लाज्मा पूरे रक्त का लगभग 55% हिस्सा है। अगर प्लाज्मा की सिर्फ बात करें तो पूरे ब्लड का अकेले कितना है? जो है पूरे ब्लड का 55% अकेले कौन है? प्लाज्मा। कौन है? प्लाज्मा है। लेकिन अगर
प्लाज्मा ब्लड में ब्लड प्लाज्मा में अगर बात करें रक्त, इसमें वाटर कितना है, इसमें वाटर कितना है तो कितना हो जाएगा 90 से 92% हो जाएगा। इसमें 7 से 8% प्रोटीन और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। कितने? 7 से 8%, ओनली 7 से 8%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिख लीजिए 7 से 8% क्या पाया जाता है? प्रोटीन ओनली पाया जाता है इसमें, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन क्या है? द नाइट्रोजेनियस बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट एब्सेंट इन डीएनए इज। वह नाइट्रोजन युक्त क्षार जो आरएनए में मौजूद होता है लेकिन डीएनए में अनुपस्थित होता है, डीएनए में नहीं होता है, वो कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल। क्या हो जाएगा? यूरासिल जो होता है डीएनए में अनुपस्थित होता है लेकिन आरएनए में होता है। डीएनए में 4 बेस होते हैं। डीएनए में कितने होते हैं? डीएनए के 4 बेस होते हैं। बात करें डीएनए के 4 बेस, एक मिनट, इसके कितने बेस होते हैं? 4 बेस होते हैं। जैसे कहते हैं एडेनिन, एक को क्या कहते हैं? एडेनिन। दूसरा को कहते हैं थाइमीन। क्या कहते हैं? थाइमीन। तीसरा को अगर बात करें, तीसरा को बोलेंगे साइटोसिन। क्या बोलेंगे? साइटोसिन। और चौथे को क्या बोलेंगे? ग्वामीन। क्या बोलेंगे? ग्वानीन। क्या बोलेंगे? ग्वानीन होता है चौथा। तो ये 4 बेस होते हैं किसके? डीएनए के बेस होते हैं। आरएनए में केवल 2 होते हैं। आरएनए में कितने बेस होते हैं? सिर्फ 2 ही होते हैं। कौन कौन होते हैं? आरएनए की बात करें तो एक तो होता है थाइमीन, ये होता है आरएनए में होता है, और यूरासिल। थाइमीन और जो है यूरासिल आ जाता है आरएनए में। केवल सॉरी थाइमीन के जगह पे यूरासिल आ जाता है। ये सिर्फ आरएनए में एक ही होता है। आरएनए में कितना होता है? ओनली एक होता है, जिसे कहते हैं यूरासिल। क्या कहते हैं? यूरासिल कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले का। अगला है हमारा क्वेश्चन है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होगा इसका आंसर? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्या होने वाला है इसका आंसर? ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कर्डिंग ऑफ मिल्क, एल्कोहल प्रोडक्शन या केक बेकिंग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दूध से दही जमाने में, यानी कर्डिंग ऑफ मिल्क में काम क्या आता है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है। बात करते हैं, ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसको बदलता है? लैक्टोज को किस में बदल देता है? चेंज करता है लैक्टिक एसिड में। किसमें बदलता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। कौन? लैक्टोज। और दही का खट्टापन इसी लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होता है। तो दही जो खट्टा किसके कारण होता है? सॉर जो टेस्ट होता है दही का किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 83। क्वेश्चन क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईईजी, सी ईसीजी या स्फैग्नोमीटर या स्टेथोस्कोप। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ईसीजी। क्या हो जाएगा? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होने वाला है? कार्डियोग्राम, ये होता है ईसीजी का फुल फॉर्म। ये जो है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने के लिए ईईजी का उपयोग करते हैं। ये जो ईईजी है, ये वाला, ये जो ईईजी है, एक मिनट, यहाँ पे ईईजी, ये क्या रिकॉर्ड करता है? ये जो हमारा ब्रेन का जो है, ब्रेन का विद्युत गतिविधियाँ, ब्रेन की जो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है ये रिकॉर्ड कौन करता है? ईईजी। कौन करता है? ईईजी रिकॉर्ड करता है। और बात करें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट की, कौन बात करता है? हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल जो है एक्टिविटी है उसको मापता है ईसीजी। लेकिन अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का कौन नापता है? ब्रेन का नापता है ईईजी। याद रखिएगा इसको। ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? ईईजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ईईजी का फुल फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम। इलेक्ट्रो एनसेफलोग्राम हो जाएगा किसका? ईईजी का फुल फॉर्म। और ये क्या करता है? ब्रेन का जो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मेजर करता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 84। क्वेश्चन क्या है? निमोनिया इज एन इन्फेक्शन दैट प्राइमरली इफेक्ट विच ऑर्गन? निमोनिया एक संक्रमण है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है लीवर, किडनी, लंग्स, ब्रेन। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। फेफड़े को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्या? निमोनिया किसको इफेक्ट करता है? फेफड़ा को। यह मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस नामक निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस। किससे होता है? स्ट्रेप्टो TREPTO स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के कारण होता है कौन? ये जो होता है हमारा निमोनिया। इसमें फेफड़ों की कुपिकाओं जैसे कहते हैं एल्वियोल में तरल या मवाद भर जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। किसमें? निमोनिया में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 85। क्वेश्चन क्या है? टेंडन्स कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटन स्ट्रक्चर? जो है कंडरा जिसे कहते हैं या टेंडन्स निम्नलिखित में से किस कंकाल की संरचना को जोड़ती हैं? ऑप्शन है बोन टू बोन, मसल टू मसल्स या कार्टिलेज टू बोन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मसल टू बोन। क्या हो जाएगा? मसल टू बोन को कौन जोड़ती है? टेंडन जोड़ती है। कौन जोड़ती है? टेंडन कनेक्ट करती है। बात करते हैं टेंडन गैर लचीले और घने सफेद रेशेदार ऊतक होते हैं। अब बात करते हैं बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक क्या होते हैं? इसको क्या कहते हैं? बोन टू बोन अगर जोड़ा जाए, ये तो हो गया आपका टेंडन जो है मसल टू बोन जोड़ता है। लेकिन अगर बोन टू बोन बात किया जाए, ये कौन जोड़ता है? ये हो जाएगा लिगामेंट का काम। किसका हो जाएगा? लिगामेंट कहते हैं इसे, अगर बोन टू बोन और कनेक्ट होगा तो। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 86। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्शन इन प्लांट कॉल्ड? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्शन इन प्लांट कॉल्ड? पौधे में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या ग्वाइसेशन। क्या कहलाएगा? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। पौधे में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, जिसे कहते हैं एस्टोमाटा के द्वारा। एस्टोमाटा के द्वारा पत्तियों में क्या होती है? छोटे छोटे छिद्र होती हैं, जिससे क्या करता है? ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, इन कर लेता है। क्या कर लेता है? इन करता है। और ऑक्सीजन को क्या करता है? आउट कर देता है। क्या कर देता है? आउट कर देता है। विसरण में गैस के कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 87। क्वेश्चन क्या है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू विच क्लिनिकल कंडीशन? विटामिन के कमी के कारण कौन सी नैदानिक स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन है रिकेटस, उसके बाद रक्त के थक्के जमने के समय में वृद्धि, रतौंधी या स्कर्वी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने के समय में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? रक्त के थक्के में की बढ़ने की जो गति होती है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? इसका नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का जो है केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्विनोन। ठीक है। अब बात करते हैं यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त जमाता है। किसके? प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन ये जमाता है। कौन? ये जमाता हमारा विटामिन के। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 88। क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग swallowing? भोजन निगलते समय कौन सी संरचना श्वसन मार्ग में भोजन के प्रवेश को रोकती है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिग्लॉटिस, जिसे कहते हैं उपकंठ। ये क्या होता है? यह उपास्थि यानी कार्टिलेज से बना एक पत्ती के आकार का फ्लैप होता है। किसका बना होता है? ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। यह पत्ती के आकार का एक फ्लैप होता है जो षड यंत्र के ऊपर स्थित होता है। भोजन निकलते समय यह श्वास नली के द्वार, जिसे कहते हैं ग्लॉटिस, को पूरी तरह बंद कर देता है। ये किसको बंद कर देता है? ग्लॉटिस को बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है। कौन? एपिग्लॉटिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 89। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच यूनिक प्रॉपर्टी अलाउज प्लैनिरा टू परफॉर्म इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स? कौन सा अनूठा अंग
प्लेनेरिया को अपने खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से बनाने की अनुमति देता है? ऑप्शन है बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन या बाइनरी फ्यूजन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रीजनरेशन। क्या होगा? रीजनरेशन होगा। प्लेनेरिया जो होता है ये चपटे कृमि संघ का एक साधारण अकशेरुकी जीव है, जिसे कहते हैं नॉन कॉर्डेटा। क्या कहते हैं? नॉन कॉर्डेटा कहते हैं, नॉन कॉर्डेटा। ये कौन है? प्लेनेरिया जो है। प्लेनेरिया क्या है? ये प्लेनेरिया ये नॉन कॉर्डेटा वाले जीव है। इसकी जो है पुनरुद्भवन क्षमता जंतु जगत में सबसे असाधारण मानी जाती है। अब बात करते हैं 90 क्वेश्चन की। 90 है लैक ऑफ विच हार्मोन काउज डायबिटीज इंसिपिड्स। किस हार्मोन की कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिड्स होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, उसके बाद है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसके बाद ग्लूकागन या ऑक्सीटोसिन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका एडियारूटिक हार्मोन। क्या हो जाएगा? एडियारूटिक हार्मोन, जिसे कहते हैं एडीएच। क्या कहते हैं? एडीएच। एडीएच को वेसोप्रोसिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेसोप्रोटीन, वेसोप्रोसिन कहा जाता है, वेसोप्रोसिन कहा जाता है इसको। ठीक है। और यह पीयूष ग्रंथि द्वारा छोड़ा जाता है। इसकी कमी से शरीर किडनी में पानी पुनः अवशोषित नहीं कर पाता है और तीव्र डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इसके कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 91 क्वेश्चन है यूनिवर्सल रेसिप्टेंट ब्लड ग्रुप, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है? ये हम लोगों ने अभी अभी किया था, ए बी पॉजिटिव। क्या होगा? ए पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव है रक्त में दोनों एंटीजन, इसमें दोनों एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होता है? ए भी होता है एंड बी भी होता है, और RH फैक्टर है, लेकिन यह एंटीबॉडी नहीं होती है। इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, इसमें एंटीजन होता है। तो एंटीजन दोनों होने के कारण क्या करता है? यह कोई भी रक्त को प्राप्त कर सकता है, किसी भी रक्त को, किसी भी ब्लड को ले सकता है। एंटीबॉडी न होने के कारण यह किसी भी ग्रुप का रक्त सुरक्षित रूप से ग्रहण कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 92 क्वेश्चन है हमारा फाइलेरिया, जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस, जिसे कहते हैं हाथी पाँव, इज काउज्ड बाय विच पैथोजेनिक एजेंट। जो फाइलेरिया है, जो हाथी पाँव, हाथ जिसमें क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं, यह किस रोगजनक कारक के कारण होता है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका फाइलेरिया कृमि के कारण, जिसे कहते हैं नेमाटोड। क्या कहते हैं? नेमाटेड या फाइलेरियल वर्म कहते हैं। इस रोग को फैलाने वाले मुख्य गोल कृमि का नाम क्या है? बाउचेरिया बेनक्राफ्टाई। क्या नाम है? बाउचेरिया, एक मिनट मैं लिख देता हूं, बाउचेरिया बेनक्राफ्टकाई, बेनक्राफ्टी। ठीक है। अब यह संक्रमण क्यूलैक्स मच्छर के काटने से इंसानों में फैलता है। तो ये जो है, ये संक्रमण किस मच्छर के काटने से फैलता है? क्यूलैक्स मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 93 क्वेश्चन क्या है? क्रोमोसोम आर केमिकली कंपोजिट ऑफ, गुणसूत्र रासायनिक रूप से किससे बने होते हैं? किसका बना होता है क्रोमोसोम? ये बना होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है क्रोमोसोम। हिस्टोन एक क्षारीय बेसिस प्रोटीन है जो न्यूक्लियोसोम संरचना बनाने के लिए डीएनए को सहारा देता है। तो क्या है हमारा? हिस्टोन की अगर बात करें, ये जो हिस्टोन, ये क्या है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। गुणसूत्र शब्द जो है, सबसे पहले जो है क्रोमोसोम नाम, ये सबसे पहले किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था वाइल्डेयर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वाइल्डेयर के द्वारा। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1888 में। कब दिया गया? 1888 में दिया गया था। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 94 क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज। पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे जो होता है छिद्र, जिसको कहते हैं एस्टोमाटा के थ्रू होता है। पोटेशियम आयरन के प्लस रंध्रों के खुलने और बंद होने
को नियंत्रित करने को मुख्य भूमिका निभाते हैं? कौन निभाते हैं? पोटेशियम आयन, जिसको कहते हैं K+। यही जो है पत्तियों के जो स्टोमाटा को खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। इसको कंट्रोल करता है कौन? K आयन कंट्रोल करता है। यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 95। क्वेश्चन क्या है? व्हेल्स एंड डॉल्फिन बिलोंग टू विच बायोलॉजिकल क्लास? व्हेल और डॉल्फिन जो है वह किस वर्ग से संबंधित है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, ये होते हैं मैमल्स में काउंट किए जाते हैं। किसमें? मैमल्स में काउंट किए जाते हैं, स्तनधारी वर्ग में। ये जलीय जीव है, लेकिन मछलियों की तरह गलफरों से नहीं, बल्कि लंग्स से। किससे? लंग्स से लेते हैं सांस। ये व्हेल्स एंड डॉल्फिन किससे सांस लेते हैं? लंग्स से। लेकिन अदर जो फिश है वो किससे सांस लेता है? गिल से लेता है, गलफरों से लेता है। ये समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके पास 4 कक्षों वाला हृदय होता है। इनके पास 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 96 क्वेश्चन है। फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच इज नेटिव टू विच कंटिनेंट? उड़ान रही जो है शुतुरमुर्ग जो है, यह किस महाद्वीप का मूल निवासी है? क्या होगा इसका आंसर? ये मूल निवासी अफ्रीका का। कहाँ का था? ये अफ्रीका का मूल निवासी है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है, ऑस्ट्रिच का जो एग है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जीवित कोश का लार्जेस्ट लिविंग सेल है। ये भी याद रखिएगा। इसकी जो होती है अंडा, एग जो होती है, ये है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिविंग सेल। लार्जेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, लिविंग सेल है ये। यह पक्षी उड़ नहीं सकती, लेकिन इसकी दौड़ने की जो रफ्तार होती है कितनी होती है? 70 तक हो सकती है। 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इसकी दौड़ने की रफ्तार कितनी हो सकती है? 70 किलोमीटर पर आवर। ये दौड़ सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती है, फ्लाई ये नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 97। क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय विच सेल ऑर्गेनल्स? लाइसोसोम का निर्माण किस कोश का अंगक द्वारा होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी एपर्चस के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी उपकरण के द्वारा। गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, तो इसको गोल्जी एपर्चस को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गोल्जी एपर्चस को कहा जाता है। यह अंतःपद्रवी जल का, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बने प्रोटीन की पैकेजिंग और प्रसंस्करण करता है। तो इसका और काम क्या है? इसका काम पैकेजिंग भी है। क्या है? इसका काम पैकिंग करना भी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पैकिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? यह है गोल्जी एपर्चस। एंड ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये भी कहा जाता है गोल्जी एपर्चस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ब्लड इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टिश्यूज? ब्लड को जो है, रक्त को किस प्रकार के ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या हो जाएगा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भी ऐड कर लीजिएगा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज किया गया है, इस रूप में किया गया इसको वर्गीकृत। यह शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है और पोषक तत्वों व गैसों का परिवहन करता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म स्तर से होती है। किस स्तर से होती है? ये जो है ब्लड की जो उत्पत्ति है, ये किस स्तर से? मेसोडर्म लेवल से होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 99। क्वेश्चन क्या है? सैफरॉन ए पॉपुलर स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉर्कस एस्टिवस प्लांट? एक लोकप्रिय मसाला जिसे कहते हैं केसर, जिसे कहते हैं, ये कोपरस एस्टिवस पौधे के किस भाग से निकाला जाता है? सबसे पहले किस पौधे से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है क्रोकस सेटाइवस। लेकिन ये किस पौधे के किस पार्ट से निकाला जाता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एस्टिग्मा से। किससे? एस्टिग्मा वाले पार्ट से निकाला जाता है क्या? सैफरॉन। इसको कहते हैं वत्रिक काग्र कहते हैं। अब बात करते हैं, वत्रिक काग्र फूल का मादा जनन अंग होता है, यानी ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ और। भारत में केसर का व्यावसायिक उत्पादन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में होता है। सबसे ज्यादा केसर जो होता है कहाँ होता है भारत में? मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर में होता है। कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर, J&K में होता है। चलते अगले क्वेश्चन, और हमारा होने वाला है सेंचुरी, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एपिसोड का। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना यानी ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज में पायरुवेट अम्ल बनाने की इस 10 चरणीय प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं।